राष्ट्रीय नेतृत्व के साथी, अभी तक जो भी वक्ता रहे हैं उसमें शायद मैं बहुत ही अजूबा वक्ता रहूँगा, क्योंकि जो भी वक्ता थे इस विषय के बारे में वो सभी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले थे। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। हमारा संगठन है FMRI, फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाई उद्योग के अंदर खाली एकमात्र बचा हुआ यूनियन है आज की तारीख में। बाकी जितने भी फैक्ट्री और ऑफिस के दवा उद्योग के यूनियन थे, धीरे धीरे करके सरकार की नीतियों के कारण और जो एम्प्लॉयर थे उनके हमलों के कारण खत्म होते चले गए। तो एक अलग विचारधारा का ट्रेड यूनियन है FMRI जो जिंदा है, और उसी का राज्य का जो शाखा है वो MPMSRU है जिसमें हम लोग काम करते हैं, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, चूँकि हम लोग दवा के उद्योग के अंदर काम करते हैं और दवाई के प्रमोशन का काम करते हैं, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियों में हम लोग काम करते हैं, और हमारा काम करने का नेचर भी अलग प्रकार का है। हम कोई दफ्तर में, ऑफिस में काम नहीं करते हैं, हम डॉक्टर के चैम्बर में और केमिस्ट की दुकानों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी हमने इस देश की दवा नीति जो सरकार की रही है उसके खिलाफ पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ही तीखी लड़ाई छेड़ के रखी है। खासतौर से सार्वजनिक दवाइयों के जो उपक्रम थे, जो दवाइयों की सरकारी कंपनियां थी, आज़ादी के बाद जिन कंपनियों को बनाया गया था देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हालांकि आज जो आत्मनिर्भरता का नारा है वो जब बोला जाता है तो हंसी आती है, लेकिन वो जो असलियत में आज़ादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो देश के अंदर जो उपक्रम लगाए गए थे, जिसके अंदर दवा उद्योग भी एक बड़ा उद्योग था, और वो उद्योग जब आगे बढ़ा, फला फूला और पनपा, और उस सरकारी उपक्रमों ने देश की मजदूर, करोड़ों की संख्या में मजदूर, जो गरीब जनता थी, जो अफोर्ड नहीं कर पाती थी मेडिसिन, उनको उस वक्त बड़ी बड़ी महामारियों के टाइम में, चाहे वो प्लेग की महामारी हो, चेचक की महामारी हो, दवाइयाँ कम कीमतों पर उपलब्ध कराई, कई लोगों की जान बचाई। वो आज दवा उद्योग सरकारी उपक्रम तकरीबन 5 जो संख्या में थे और उससे ज़्यादा भी थे, लेकिन 5 मुख्य उपक्रम थे जिस पे टीका बनाने वाली इकाइयाँ भी थी। उन इकाइयों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया और बची कुछ इकाइयों को बीमार घोषित करके दूसरी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी हो रही। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है। उस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के मेरे ख्याल से हमको एक बड़े पैमाने पर एक आंदोलन सारी ट्रेड यूनियन को मिलकर के चलाना है। पब्लिक सेक्टर निश्चित तौर से जो है बीमा के अंदर हमको बचाना है, निश्चित तौर से कोयले को प्राइवेटाइज नहीं होने देना है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे जो जीवन से जुड़ा मुद्दा है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, वो दवाइयों का मुद्दा है। उन दवाइयों के, सार्वजनिक दवाइयों के जो उपक्रम है उनको मरने से बचाने के लिए भी जरूर हमको लामबंद होकर के काम करना है। साथियों, IDPL एक कंपनी है जो उस वक्त पैदा हुई थी आज़ादी के बाद। आज उसकी हालत यह है कि उसको बंद करने की घोषणा कर दी सरकार ने। एक और दवा कंपनी थी राजस्थान ड्रग, जो काफ़ी सारे मेडिसिन बनाती थी और काफ़ी कम दामों पर मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन वो आम जनता के लिए उपलब्ध थे, उसको भी बंद करने की घोषणा हो चुकी है। बची कुछ जो 3 दवा कंपनियां हैं, कर्नाटक एंटीबायोटिक लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड और एक और दवा कंपनी है। ये 3 जो दवा कंपनी है वो बंगाल केमिकल, ये 3 जो दवा कंपनियां हैं इनको धीरे धीरे करके बीमार किया जा रहा है। इनके कर्मचारियों को 6-6 महीने में एक बार सैलरी मिलती है, जैसे BSNL के अंदर स्थिति है, 4 महीने 5 महीने में सैलरी मिलने की, ताकि वो छोड़ दे। या VRS, जबरदस्ती VRS दिलवाया जा रहा है, और पूरी साजिश इसलिए है कि निजी हाथों में इन कंपनियों को सौंप दिया जाए। जो हालत हम देखें, इसके पहले कई महामारी आई, उनसे देश ने निपटा है। अभी जो कोविड की एक महामारी अभी कुछ दिन पहले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, उस दौरान देश की सरकार क्यों निष्फल रही आम जनता को दवाई पहुंचाने में और बाकी कार्यक्रमों के अंतर्गत। उसमें सार्वजनिक दवा कंपनियां अगर जीवित होती या पुनर्जीवित की जाती तो एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती। साथियों, हम पहले किताबों में, अखबारों में पढ़ा करते थे कि दवाई के अभाव में किसी ने दम तोड़ा, या पता लगता था कोई दूर दराज इंटीरियर है या कोई पिछड़ा जगह है जहाँ अफोर्डेबिलिटी नहीं है,
वहाँ पर लोग दवाइयों के अभाव में मरते। लेकिन पिछले साल हमने देखा, मार्च के महीने से अभी तक हमारे सामने हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई पड़ोसी, कई मित्र दवाइयों के अभाव में उन्होंने कोविड से दम तोड़ा। और स्थिति ये थी कि पूरी की पूरी जो दवाइयाँ कोविड के लिए जो लाइनअप की गई थी, बड़ा हास्यास्पद था। 1, 2, 3 दवाइयाँ लिस्टेड होती थी WHO द्वारा, बाद में 3 दवाइयाँ बाहर निकाल के दूसरी 3 दवाइयाँ आती थी। और वो जैसे ही वो लिस्ट के अंदर आती थी, उन दवाइयों के जो दाम होते थे, रेमडेसिविर, फेविपिराविर है, उसका 2500 रुपये, 3000 रुपये दाम था। और वो आपको पता है कि 10,000, 15,000, 20,000, कोई उसका मूल्य नहीं। और हमको भी अगर बचाना था जान तो लोग खरीदे जा रहे थे 40,000, 50,000 में, क्योंकि कोई नियंत्रण सरकार का नहीं था उसके ऊपर। इसके बाद में फिर एक भेड़ चाल आई, एक और दवाई आई जिसका नाम बाकी आम लोगों को लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं भी थोड़ी देर कोशिश किया, मैं खुद फार्मा में हूँ, लेकिन अभी भी जो टोक्लीजुमेब एक दवाई उस वक्त चली थी, जिसकी की कीमत तकरीबन 80,000 रुपये MRP था उसका। वो 1,20,000 में बिकी और बाद में मिलना भी बंद हो गई। उसके बाद फिर आपने देखा ब्लैक फंगस की दवाई आई, एम्फोटेरोसिन, 8,000 रुपये की दवाई 50,000 तक लोगों ने ब्लैक में खरीदी और बाद में ये भी मिलना बंद हो गई। तो इस इतने बड़े गणतंत्र के अंदर, इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर, इतने ज़्यादा यहाँ पे बिलियनियर्स बैठे हैं, उन बिलियनियर की प्रेजेंस में, चुनी हुई सरकार की प्रेजेंस में कई लोगों ने इन दवाइयों के अभाव में दम तोड़ा। इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। और उसके ऊपर मुलम्मा ये कि ये शायद मेरे ख्याल से सांसद के अंदर ये उन्होंने दिया कि दवाइयों के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ बोला गया ऑक्सीजन के अभाव में। तो सरकारी जो उपक्रम थे, सरकारी उपक्रम को जो मरणासन्न किया, उनको मार दिया गया और अभी भी पुनर्जीवित करने की कोई कोशिश नहीं की जाए प्राइवेट। उसका सबसे बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल अगर देखना हो तो आप दवा उद्योग के अंदर देखिए कि कैसे एक एक करके हमारे जो आम जनता है वो मौत के मुंह में समाई और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। दूसरा, दवाइयों की प्राइवेट सेक्टराइजेशन के कारण जो स्थिति है आज कीमतों की, वो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। एक टाइम था जब एक सरकार के ऊपर मूल्य नियंत्रण के लिए ड्रग पॉलिसी कंट्रोल ऑर्डर एक्ट हुआ करता था। DPCO 2013 के पहले बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि अगर कोई दवाई उस DPCO में आती थी, मूल्य नियंत्रण के अंदर आती थी, जीवन रक्षक दवाइयाँ, तो उनकी कीमत मुझे अच्छे से याद है। एक दवाई थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोन, जो टाइफाइड के लिए यूज होती थी, और नॉरफ्लॉक्सासिन टाइफाइड के लिए यूज होती थी। वो दवाई उस वक्त 20 रुपए की या 24 रुपए की थी। जब ये DPCO में आई थी 2 रुपए की हो गई थी सारे, क्योंकि उस वक्त जो प्रणाली थी वो थी मूल्य नियंत्रण की। जो प्रणाली थी वो उसका जो मार्जिन होता है उस पर आधारित थी, मुनाफे पे आधारित थी, कि आप अगर उसको दवाई लागत मूल्य आधारित प्रणाली थी कि दवाई बनाने में अगर लागत 2 रुपए की है तो उससे आप अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल लीजिए और 5 रुपए में आप बेच दीजिए उसको, और कोई कर उसके ऊपर नहीं लगेगा, उसके ऊपर इतना ही प्रॉफिट आप लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। उस 2013 में DPCO को खत्म कर दिया गया। नई मूल्य नियंत्रण की प्रणाली लाई NPPA ने, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो एक जमाने में बड़ी शक्तिशाली संस्था थी सरकार की। नाउ इट हैज बिकम अ टूथलेस लायन। अब उसको उन्होंने कर दिया कि अब जो दवाइयों के मूल्य नियंत्रण होंगे, बहुत सारी पहले तो दवाइयां जो मूल्य नियंत्रण में आती थी, बड़ा मुश्किल काम था मूल्य नियंत्रण में लाना उनको। दवाइयां आती थी 50, 60, 70 दवाइयां आती थी। अभी सरकार ने 2015 में 354 दवाइयां घोषित की मूल्य नियंत्रण में लाने के लिए। उसका बड़ा प्रचार हुआ 2016-17 में कि हमने इतनी दवाइयों को मूल्य नियंत्रण में ले आए। अभी और 200 दवाइयां हैं जो मूल्य नियंत्रण में आएगी। लेकिन वास्तविकता मूल्य नियंत्रण में आने की क्या है? ये जो प्रणाली नहीं लाए हैं वो बाजारी मूल्य आधारित प्रणाली है। जो लागत मूल्य आधारित प्रणाली थी वो खत्म कर दी। अब अगर कोई मूल्य नियंत्रण की सूची में एक दवाई आई, फॉर एग्जाम्पल एक एमॉक्सिसिलिन क्लेवलानिक एसिड एक सॉल्ट है जो इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, वो दवाई 20 रुपए की ऑग्यूमेंटिन आती थी।
को 20 रुपये या 24 रुपये की दवाई थी, उसको जब मूल्य नियंत्रण में पुरानी प्रणाली में लाते तो वो 4 रुपये की हो जाती। अभी नई प्रणाली में जब लाए हैं तो 18 रुपये की हुई, क्योंकि अब तय किया गया कि जितने भी ब्रांड्स हैं उसकी एमॉक्सीक्लैब की, जिनका 1% भी मार्केट शेयर है, वो पूरे ब्रांड से उनकी प्राइस को जोड़ लिया जाएगा और डिवाइड कर दिया जाएगा, उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा प्राइस का। तो जब एवरेज निकालते हैं तो बहुत कम माल नहीं, वो कितना मुनाफा हो रहा है छोड़ दीजिए, टैक्स तो कम करेंगे नहीं। इतनी कोविड महामारी के अंदर भी जीएसटी था, कोविड की दवाइयों के ऊपर भी जीएसटी था। हमारा संगठन का डिमांड, पॉपुलर डिमांड है जीरो जीएसटी की। वी आर डिमांडिंग कि देयर शुड बी जीरो जीएसटी ऑन द मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेज ऑल्सो। ये दवाइयों के मूल्य नियंत्रण प्रणाली के साथ खिलवाड़ करके आपको मूल्य नियंत्रण सूची में इतनी दवाइयां आई, लेकिन कोई फायदा उसका नहीं हुआ। इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो निश्चित तौर से जो प्राइवेट सेक्टर की दवा कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर की दवा कंपनियां कैसे व्यापार कर रही है आप भली भांति जानते हैं, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दवाइयों का सेल्स प्रमोशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर का एक बड़ा हिस्सा एलियोरमेंट पे खर्च होता है। और बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको विभिन्न प्रकार के एलियोरमेंट दिए जाते हैं और मरीजों को गैर जरूरी दवाइयां लिखी जाती हैं। ये दवा कंपनियां जो एथिक्स है प्रमोशन के, उसका खुलेआम उल्लंघन कर रही। उन्होंने एक बनाया था यूसीपीएमपी, यूनिफॉर्म कोड ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जिसको उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। अभी एक नियम बनाया, उस नियम को उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया, वॉलंटरी किया। उन्होंने कहा कि आपको अगर लागू करना तो करिए, नहीं तो मत करिए। तो कौन लागू करेगा अगर इफ इट इज वॉलंटरी? नोबडी इज अप्लाइंग इट। उसका जो बोझ होता है पूरा दवाइयों की मार्केटिंग और प्रमोशन के ऊपर जो खर्चा होता है वो मरीज के ऊपर आता है, पूरा मरीज से वसूला जाता है। तो ये मार्केटिंग दवाइयों की, उसका जो दवाइयों का प्राइस का सिस्टम है, वो ये तमाम प्रकार से जो कंपनियां हैं आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियां, दिलीप संघवी की सन फार्मा जो बहुत करीब है मोदी जी के, और भी तमाम कंपनियां, वो खुलेआम आम जनता की जेब पे डाका डाल रही है, उनको लूट रही है और उसी को मदद करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम की दवा कंपनियों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है और बीमार किया जा रहा है। इस सब के खिलाफ लामबंद होकर के बाकी सभी साथियों के साथ, जो पब्लिक सेक्टर के साथी है, सरकारी उपक्रमों के साथी है, उनके साथ हम प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष में शामिल है। लाल सलाम साथियों।